हेलो एवरीवन, कैसे सब? मस्त, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्लास लेक्चर के अंदर हमने अलग अलग मेथड्स कौन सी रहती है फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स वो देख लिए थे। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारी कंपनी के अंदर अलग अलग लोगों को हमारी कंपनी के शेयर्स ऑफर कर रहे हैं। तो हमने अभी तक देखे हुआ है कि हम हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर कर सकते, हम हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ऑफर कर सकते, हम हमारे पब्लिक को, आम जनता को ऑफर कर सकते हैं। पब्लिक को पहले ऑफर किए थे, बाद में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर ऑफर किए थे बाय टू वे, या तो बोनस शेयर्स या राइट शेयर्स के थ्रू हमने उनको शेयर्स ऑफर किए थे। उसके बाद में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को भी हमने शेयर्स ऑफर किए थे। उसके अंदर टोटल 4 तरीके थे। एक था ई एस ओ एस, ई एस पी एस, सार्स, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स, और आखिरी में जो आज पढ़ने वाले हैं वो है स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी ऐसा क्या है? खून पसीने की कमाई। वैसे ही है बच्चों। ये पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं अपन, कि हम ना कुछ चुनिंदा शेयर होल्डर्स, सॉरी कुछ चुनिंदा एम्प्लॉयज को, जिन्होंने बहुत ज्यादा कंपनी के लिए बलिदान दिए है, बोल सकते हैं अपन, बलिदान इन द सेंस कि उन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है कंपनी को अच्छे मुकाम पे लाने के लिए, हम उन्हें स्वेट इक्विटी देने वाले हैं। ठीक है। और सबसे इसके आखिरी वाला पार्ट आएगा जो इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर, जो चौथा तरीका है जिसके अंदर हम शेयर्स इशू करवाते हैं, वो आता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सबसे पांचट मेथड, जिसके अंदर क्या रहता है, अपन पूरे आम जनता को, पूरे पब्लिक को नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, कुछ कुछ लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे फॉर परचेसिंग द शेयर्स इन द कंपनी। ठीक है। उसके अंदर भी दो मेथड है, एक है राइट इशू वाली मेथड, और एक दूसरे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एक्चुअली एक मेथड है, वो है राइट इशू, जो अपने ऑलरेडी देखी हुई है। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अभी देखने वाले हैं स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी के अंदर अपन क्या क्या देखने वाले हैं, चलो पहले आपको मैं वो बताता हूँ। स्वेट इक्विटी का मतलब क्या होता है? दीज आर द शेयर्स विच आर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर, एम्प्लॉय, एट अ डिस्काउंट और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये पर्टिकुलर शेयर देखो किसको किसको बोल रहे हैं वो, उधर उधर उन्होंने बोला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑफिसर्स और परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। हाँ, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग सब्सिडरी और दैट पर्टिकुलर कंपनी, ऐसा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ईएसपीएस के अंदर देखे थे अपन ने। हाँ कि ना? ये पर्टिकुलर क्या स्वेट इक्विटी किसको दिए जाते हैं? कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी के एम्प्लॉइज को, ऑफिसर ने बोला यहाँ पे, या तो डिस्काउंटेड प्राइस पे दिए जाएंगे या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश में दिए जाएंगे। कंसिडरेशन अदर देन कैश के अंदर कैसा हो सकता है कि सामने वाले से अपन कुछ कैश नहीं लेंगे, हो सकता है उसके पगार में से कुछ अमाउंट अपन काट लेंगे, या हो सकता है कि उसने इतने साल तक हमारे पास में काम किया हुआ था, हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट में ये पर्टिकुलर शेयर्स ऑफर कर सकते हैं। जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए, स्वेट इक्विटी के लिए नहीं बोला जाता है, बिकॉज उसके बदले में तो एम्प्लॉयज ने ऑलरेडी हमारे लिए कुछ ना कुछ तो कर ही लिया है। ठीक है। वो वी आर इशूइंग दैट शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स, फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश और एट डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब या तो डिस्काउंटेड प्राइस पे देंगे अपन, या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश में देंगे। इट इज इशूड इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी विच दे हैव रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड प्रॉफिट। ये पर्टिकुलर स्वेट इक्विटी देने का कारण क्या है? कोई कोई डायरेक्टर्स ना रियली बहुत स्मार्ट रहते, बहुत टैलेंटेड रहते, मतलब उनका कंपनी के अंदर प्रेजेंस होना ही कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात रहती है, और कंपनी का प्रॉफिट दिन दुगन, मतलब रातों रात बढ़ता है। हाँ, ऐसा मतलब रहता है कुछ कुछ डायरेक्टर्स के अंदर ना, उनका स्किल सेट, उनकी काम करने का तरीका बहुत यूनिक रहता है। लाइक एक एग्जांपल मैंने शायद बच्चों को आपके साथ में एक शेयर भी किया हुआ है। रतन टाटा की कोई पर्टिकुलर कंपनी थी, हम उनका ऑडिट करने गए थे, तो वो कंपनीज ना इतना सारा लॉसेस बियर कर रही थी बहुत टाइम से। तो एज हम ऑडिटर ना, हमको कमिट करनी पड़ती है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमको कमिट, मतलब ऐसा कमेंट देनी होती है कि यार ये आपकी कंपनी के अंदर अच्छे अच्छे स्टेप्स क्या लगा सकते हैं आप। तो अभी हमने क्या बोल दिया उनको कि यार आपकी कंपनी इतने टाइम से लॉसेस में है, तो आपका टाटा ग्रुप एज अ होल बिना मतलब का वो लॉसेस क्या को झेल रहा, हम एज एन ऑडिटर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी पर्टिकुलर कंपनी को क्लोज डाउन कर दो, और मतलब दूसरे वेंचर में घुस जाओ, ये कंपनी के एसेट वसेट बेच दो, कंपनी को क्लोज डाउन करो, क्योंकि बहुत सालों से, 7-8 साल से कंपनी को लॉसेस हो रहे थे। ठीक है बाबा, हमने कमिटमेंट डाल दिया, हमने लेकिन डाल तो दिए, लेकिन सामने वाला जो पर्सन वो फैक्ट्री को मैनेज कर रहा था, कंपनी को मैनेज कर रहा था, वो मतलब हमारे बॉस के साथ में हमने बैठे थे, मतलब जब मैं ऐसे वो टाइम पे था जब मैं सीए बना नहीं था। ठीक है। तो वो टाइम पे फिर उन्होंने क्या बोले, जो सीनियर मैनेजमेंट था उन्होंने क्या बोले कि सर रतन टाटा सर इज गोइंग टू गिव 3 days इन नेक्स्ट ईयर फॉर दिस कंपनी। उन्होंने बोला कि अगले साल में रतन टाटा सर ने पूरे अपने बिजली शेड्यूल में से 3 दिन का टाइम ये पर्टिकुलर कंपनी को देने के लिए बोले हुआ है। ठीक है बाबा, मतलब फिर उनके 3 दिन से क्या मतलब क्या हो जाएगा, कंपनी लॉस में से प्रॉफिट में आ जाएंगे, कुछ भी बोल रहे। अगले साल गए, एक्चुअली में कंपनी प्रॉफिट में आ गई थी। बोले पिछली बार उन्होंने 3 दिन देने का बोले थे, सिर्फ 2 ही दिन दे पाए वो कंपनी को, बाकी एक दिन नहीं दे पाए, फिर बाकी उनके मैनेजिंग स्टाफ ने मैनेज कर लिया वो कंपनी को, और कंपनी एक्चुअली में प्रॉफिट में आ गई। अब देखो ना, मतलब वो पर्सन का सिर्फ होना ही कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। सिर्फ होना से क्या होता है, कभी कभी ना उनकी सोच इतनी समझ इतनी आगे की रहती है, जहाँ तक, क्योंकि बिजनेस करते करते जिंदगी की उनकी, हाँ कि ना? तो ये वाले उनको फिर क्या करते हैं अपन, फ्री में शेयर्स देंगे या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश या डिस्काउंटेड प्राइसेस पर शेयर्स दिए जाते हैं।
टू सच डायरेक्टर और एम्प्लॉय जिन्होंने वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन कंपनी को दिया है, जिसकी वजह से हमारी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स आर गिवन टू डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉय फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश और एट अ डिस्काउंटेड प्राइस फॉर देयर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। इसको कंटिन्यूस भी लिख सकते हैं आप, फॉर देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी विच रिजल्टेड इन इंक्रीज द प्रॉफिट, जिसके उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। स्वेट इक्विटी शेयर रैंक पेरी पासू विद अदर इक्विटी शेयर। व्हाट इज मीन बाय पेरी पासू? ऑन सेम फुटिंग, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट रहते थे वैसे के वैसे इक्विटी ये पर्टिकुलर स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी राइट रहेंगे। हमेशा आप जो भी टाइप के शेयर इशू करने वाले एम्प्लॉयज को, चाहे वो या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, मतलब कोई भी टाइप के शेयर इशू करवा रहे हो ना, तो आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू परमिशन ले ही लेना। ये आपने माइंड में ध्यान में रखना ही रखना अपनी बात। दिस शेयर हैव एन लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर। अच्छा, एंड दे कैन नॉट बी ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस पीरियड। अच्छा, उन्होंने क्या बोले हुआ है, जो स्वेट इक्विटी शेयर अपन सामने वाले को इशू करने वाले ना, उसके अंदर 3 साल का लॉक इन पीरियड रहने वाला है। तो अब वो 3 साल में वो पर्सन किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ऐसा क्यों, मतलब क्या लॉजिक से अपन लगा के रखे? बेटा देखो, हमको अल्टीमेटली जितने भी अपन एम्प्लॉयज को शेयर इशू करवा रहे हैं ना, वन लॉजिक इज वेरी क्लियर इन माइंड और शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि हम एम्प्लॉयज को और थोड़ा टाइम के लिए रिटेन रखना चाहते हैं हमारी कंपनी के अंदर। तो इस वजह से ना अपन कुछ ना कुछ टैक्टिक्स करके सामने वाले को कुछ ना कुछ ऑफर देंगे या कुछ ना कुछ समथिंग वी आर गोइंग टू डू सो दैट वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय हमारी कंपनी के अंदर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर है। Got? Yes. Company has to get the approval of shareholder through special resolution to issue sweat equity. मैंने जो बोला था, हर बार ये चारों पॉइंट, मतलब ये एक स्वेट इक्विटी हर बार ये स्पेशल रिजोल्यूशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो लिख ही लेना आपने। टू सम अप, स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको दिए जाते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स मेरे साथ में फटाक से एक बार का रिकॉल करो। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड टू द डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द कंपनी विच रिजल्टेड इन इंक्रीज इन प्रॉफिट। पक्का? यस। उसके बाद में दे स्टैंडर्ड पेरी पासू विद अदर इक्विटी शेयर्स। अदर इक्विटी शेयर्स के साथ में पेरी पासू मतलब सेम फुटिंग पर रैंक करेंगे। सेम फुटिंग का मतलब जो बच्चों को नहीं समझा ना, उसको एक एग्जांपल देता। सेम फुटिंग का मतलब होता है कि जैसा डिविडेंड अपन इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हैं वैसा स्वेट इक्विटी वालों को भी देंगे। जैसा वोटिंग का राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहे, मतलब रेगुलर इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहे अपन, वैसा ही सेम वोटिंग का राइट, डिविडेंड का राइट, ऑल टाइप ऑफ राइट्स स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी अपन देंगे। गॉट? यस यस। दे हैव लॉक इन पीरियड 3 साल का, और इसके लिए शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। गॉट? पक्का? यस। अब मैंने ये लेक्चर को थोड़ा सा आगे लेके जाता और आपको भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बताता, जो कि हमारी 4th मेथड थी। मैं एक बार का ना आपको वापस से बताता हूँ 2 मिनट में। यस, हाँ चलो अब, अरे यार, हेलो, हाँ जी, हाँ, अब आपको मैंने एक बार का फटाक से वापस रिकॉल करवा था। अपन ने जो देखा था, या तो हम पब्लिक को ऑफर करने वाले हैं। पब्लिक को ऑफर करने के 2 तरीके थे, या तो आईपीओ और एफपीओ। हाँ, ये 2 तरीकों से हम पब्लिक को शेयर्स ऑफर करवाते हैं। सेकंड, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स के थ्रू हम शेयर ऑफर करते हैं। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ईएसओएस, ईएसपीएस, सार्स और स्वेट इक्विटी के थ्रू करवाते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर 2 मेथड आती है, एक तो राइट इशू करवाएंगे या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करवाएंगे। अच्छा, मेरा एक ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, मैं बार बार इतना रिकॉल क्यों करता हूँ? वन थिंग इज वेरी क्लियर, शुड बी वेरी क्लियर, कि आप जितना बार रिकॉल करोगे ना मेरे साथ में, उतना ज्यादा आपके माइंड में हिट होते रहेगा, उतनी बार आपके कान में रहेगा, उतना माइंड में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये किसके अंदर था, ये किसके अंदर था। ठीक है? अब आपको लगता नहीं सर ऐसे तो याद हो जाते, ऐसे नहीं याद होते हैं। आप जितनी बार मेरे साथ में रिकॉल करोगे ना, तभी जाके अच्छी तरीके से लर्न होगा। ठीक है? तो टू सम अप, वापस एक बार का अपन जो बोल रहे हैं, इक्विटी शेयर्स को अगर हम ऑफर कर रहे हैं तो पब्लिक को अगर ऑफर कर रहे हैं तो आईपीओ एफपीओ के मेथड्स के थ्रू हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को कर रहे हैं तो ईएसओएस, ईएसपीएस, सार्स और स्वेट इक्विटी के थ्रू कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कर रहे हैं तो अपन बोनस शेयर और राइट शेयर्स के थ्रू, राइट इशू के थ्रू अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। और प्राइवेट प्लेसमेंट, जो मैंने बोला था प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, वो एक्चुअली प्राइवेट प्लेसमेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। या तो हम राइट इशू के थ्रू करवाएंगे या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू करवाएंगे। राइट इशू जो अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वाला, वो ही वैसे का वैसे है। इस वजह से और डिस्कशन भी आपकी बुक्स में नहीं देख रखी है इन्होंने। अब अपन आ रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, जो 4th कैटेगरी है, जिसके थ्रू हमारी कंपनी के शेयर्स को अपन ऑफर करने वाले आम जनता को। अब प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट का एकदम नाम से समझ में आ जाओ, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स आप लगाओगे ना तो आपको पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। हम पूरे आम जनता के पास में शेयर्स ऑफर नहीं करने वाले, हम कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को ही हमारी कंपनी के शेयर्स ऑफर करने वाले हैं। ठीक है? ये सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स कौन से रहते हैं? जनरली ना, जो जिनका क्रेडिट नेटवर्थ बहुत ज्यादा हाई रहता है। हमको पता है ये पर्टिकुलर पर्सन हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, बिकॉज उसके पास में करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए का संपत्ति है और वो हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। हम कोई म्यूचुअल फंड कंपनीज को पकड़ेंगे, हाँ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पकड़ेंगे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब क्या बोलते हैं अपन? कोई इंस्टीट्यूशन का काम ही रहता है इन्वेस्टमेंट करना।
देखो दो टाइप के इन्वेस्टर्स रहते हैं, एक तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, क्या रहता, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर का मतलब क्या, अकेला आदमी, जैसा वॉरेन बफेट पर्सन, वॉरेन बफेट हो गया, मुकेश अंबानी हो गए। अब इनका कैसा है, क्रेडिटेबिलिटी और क्या बोलते हैं जो नेटवर्थ है, हाँ अडानी साहब की, इनकी जो नेटवर्थ है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये पर्सन इंडिविजुअली भी चाहे तो कोई भी कंपनी के अंदर करोड़ों रुपए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो गए। आप और मैं भी छोटे छोटे लोग, हम भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो गए। लेकिन एक कुछ कुछ लोग बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं और उनका काम है दूसरी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना। तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अपन इन्विटेशन किसको किसको देते पता है क्या, वो वाले लोगों को जिनकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा हाई है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब ऑफरिंग इट्स सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन एंड नॉट टू जनरल पब्लिक। मतलब हम सिर्फ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को ही शेयर्स ऑफर करेंगे, आम जनता को ऑफर नहीं करेंगे, नॉट एक्सीडिंग 200। इसके अंदर पूरे जनता को मतलब ऐसा बांटते नहीं फिरेंगे अपन, सिर्फ कुछ कुछ सिलेक्टेड पीपल को ही शेयर्स को ऑफर करने वाले। इसका बेस्ट एग्जांपल देता है रिलायंस जियो के अंदर ना, फेसबुक इंक ने इन्वेस्ट किया था, सिल्वर लेक ने इन्वेस्ट किया था, सिल्वर लेक ना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, ठीक है, बड़े बड़े इन्वेस्टर है, सऊदी अरेबिया वालों ने इन्वेस्ट किया था जियो प्लेटफॉर्म के अंदर। वाई, अच्छा इनके पास में पैसा बहुत है, तो ये मुकेश अंबानी बाकी लोगों के साथ में एंटरटेन नहीं करना चाहता, वो चाहता था कि हम सिर्फ कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को हमारी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का मौका दे, बाकी जनता को नहीं। इसके थ्रू उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट का रास्ता छोड़ा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट और आइडेंटिफाई द पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन द सिलेक्टेड ग्रुप। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसाइड करेंगे कि हमको पैसा किससे लेने का है। मतलब समझ रहे क्या, पब्लिक ऑफर के अंदर क्या रहता था, आम जनता को सबको ऑफर कर रहे थे अपन, इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद डिसाइड करेंगे कि हमको पैसा किससे लेने का है। दे कैन बी म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक्सेट्रा। जो मैंने आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टर बताया, वैसे ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी रहता है। द कंपनी कैन इशू प्राइवेट प्लेसमेंट्स ऑफर लेटर, देख नाम सुनो कितना प्यारा है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। इसके अंदर क्या करे, द कंपनी इशू करेंगी प्राइवेट, वैसे ऑफर लेटर इशू किया जाता था, इसके अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। द शेयर्स ऑफर्ड कैन बी फुल्ली और पार्टली पेड अप एंड द कंसिडरेशन शुड बी बाय कैश, डिमांड ड्राफ्ट एंड बट नॉट बाय कैश। अब इसका समझो एक क्या मतलब अल्टीमेटली क्या बोलना चाहता है, हम कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स या कुछ सिलेक्टेड पब्लिक को नॉट एक्सीडिंग 200 इन लोगों को बोलेंगे हम हमारी कंपनी के शेयर्स ऑफर करेंगे, इसको बोला जाएगा प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करने वाले कि हम हमारी कंपनी के शेयर्स किसको इसको इश्यू करने वाले हैं। इसके अंदर जनरली म्यूचुअल फंड कंपनीज या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऑफर किया जाता है। इनको ऑफर करने के लिए अपन कौन सा वाला लेटर देते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। इन दिस वो अपने को कंसिडरेशन देते हैं चेक के थ्रू या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, कैश के थ्रू नहीं। सिंपल तो पॉइंट क्या था प्राइवेट प्लेसमेंट का, चालू होते खत्म हो गया। ऑफर लेटर, when a company offers its security to a selected group of person not exceeding and not to general public, not exceeding 200, it is called as private placement. In this, board of director selects or identify the person to be included in the selected group. board of director खुद डिसाइड करेगा। इसके अंदर म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं, इनको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इशू किए जाते हैं। इनके अंदर अपने को कंसिडरेशन किसके थ्रू आती है, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आती है, कैश के थ्रू नहीं आती है। पक्का, द राइट टू रिनाउंसिएशन इज नॉट गिवन टू द एप्लीकेंट्स अंडर द प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मतलब ऐसा लॉजिकल पॉइंट है, इन्होंने इसके अंदर क्या बोला, इसके अंदर ना हम जो पर्सन को हम शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, जिनको हमने हमारे ग्रुप्स के अंदर इंक्लूड किया कि भाई फेसबुक तू पैसे दे, सिल्वर लेक तू पैसे दे, मतलब हमने सिर्फ कुछ कुछ लोगों को ही कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी दिया। क्या वो अपना अधिकार किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? मुकेश अंबानी बोलता भाई मैंने तेको ऑफर किया ना, तेको डालने का तो डाल पैसा, बाकी पूरे गांव को मत बोल तुम डालो तुम डालो तुम डालो। उनको अगर सिर्फ पैसा डालने का तो तुम डालो, बाकी के लोगों को मत बोलो। सिंपल लॉजिकल पॉइंट है। कंपनी कैन गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू, हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन। व्हाई दिस, इसके अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों आ रही है, हम ना शेयर होल्डर्स का प्रपोर्शन कम करने वाले हैं। तो अच्छा उनको पहले पूछ लो, तो उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो जब भी फ्यूचर के अंदर जब भी अपन शेयर इशू करते हैं तो पुराने शेयर होल्डर्स का प्रपोर्शन ऑफ ओनरशिप कम होने वाली है, इस वजह से ना वो थोड़ा नाराज होते हैं। इस वजह से कंपनी से जनरली बोले हुआ रहता है कि आपने हमेशा पहले एक बार का स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू अपने अप्रूवल तो ले ही लेना। यहाँ पे होता है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट खत्म। प्राइवेट प्लेसमेंट मेन हेडिंग थी, अब उसके अंदर दो मेथड आती है, एक थी राइट इशू, दूसरी मेथड थी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स। राइट इशू क्या बोलता है, राइट इशू तो आपने जो पहले देख लिया वही है। अब इसके अंदर जो राइट इशू और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, राइट इशू अपने जो पहले देखा है वो तो है। अब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या रहता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट देखते क्या रहता है। व्हेन अ कंपनी इशू इट्स सिक्योरिटीज, दैट इज इक्विटी शेयर्स और सिक्योरिटीज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स in future to a selected group of person on preferential basis, it is called as preferential allotment.
क्या बोला, जब जब भी कोई कंपनी कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इक्विटी शेयर्स को इशू करवाती, मैं डबल से रिकॉल करवा, जब जब भी कोई कंपनी ऐसे टाइप के शेयर्स इशू कर रही है, ऐसे टाइप के इक्विटी शेयर इशू कर रही है, या फिर ऐसे वाले सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं जो कि नियर फ्यूचर के अंदर इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जा रहे हैं, सिर्फ एक सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को स्पेशल प्रेफरेंशियल बेसिस पे कि भाई सिर्फ तुम्हारे पास में अधिकार है शेयर परचेस करने का, उस चीज को बोला जाएगा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। मैंने कंपनी इश्यूज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। अब स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की डेफिनेशन क्या है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की मतलब क्या, इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स, सॉरी सिक्योरिटीज विच आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। प्रेफरेंशियल का मतलब क्या, सिर्फ उनके पास में शेयर परचेस करने का अधिकार है, उस चीज को बोला जाएगा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ठीक है, मैन specified securities are issued to a selected group of person to on a preferential basis, it is called as preferential allotment। अब इसके अंदर वो कंटेंट मतलब कौन सी सिक्योरिटीज है, इक्विटी शेयर या फिर कन्वर्ट सिक्योरिटीज जो कि फ्यूचर में कन्वर्ट होने वाली इक्विटी शेयर्स के अंदर। यूजुअली द कंपनी ऑफर्स द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू प्रमोटर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज एंड वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स। ऐसे वाले जनरली प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू ही ना अपन सिर्फ ये तीन मतलब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किसको किसको करते हैं अपन, आम जनता को थोड़ी ना करेंगे, आम जनता को फिर प्रेफरेंस क्या को दे रहे, वो तो फिर पब्लिक ऑफर की कैटेगरी में चले गया। हम क्या करेंगे, हमारे प्रमोटर्स को जिन्होंने कंपनी की शुरुआत करी उनको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, एम्प्लॉयज को, मतलब एम्प्लॉयज ने भी बिकॉज बहुत सारा काम करे हुआ है, और वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म को हम सिर्फ इनको शेयर्स ऑफर करने वाले हैं। Next, the shares offered are fully paid up and the applicants have to pay the consideration in cash। कितना प्यारा पॉइंट है, इन्होंने क्या बोला कि जब भी अपन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने वाले हैं ना, पहली बात तो अपन उनको प्रेफरेंस दे रहे, एक कंडीशन अपन डाल के रखते, भैया पहले पैसे पूरे के पूरे फुल्ली पेड अप शेयर्स आपको करने पड़ेंगे। हम ऐसा नहीं चाहते कि आपने पैसा लगाया बाद में वापस से आप थोड़े टाइम के बाद में बोल रहे हैं हम थोड़े पैसे बाद में देते हैं, ऐसा मत करो। हम सिर्फ आपको ही पहले ऑफर दे रहे, आपको प्रेफरेंस दे रहे, इट इज योर ड्यूटी कि आप हमारे पास में पूरा का पूरा पैसा पेड अप करवा दीजिए एडवांस के अंदर। एप्लीकेशन हैव टू पे and the applicants have to pay consideration in cash, उनको consideration कैश में देना पड़ेगा। The shares issued under preferential allotment have no voting right। एकदम ध्यान से सुनो, क्या बोला, जो भी आप शेयर्स इक्विटी शेयर्स अपन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बेसिस पे इशू करने वाले हैं उनको कोई वोटिंग राइट नहीं रहेगा। अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन इज नीडेड टू मेक द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ये स्पेशल रिजोल्यूशन की तो मैं तो बोलता हाथ पे लाइन लिख के चले जाना, इश्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन है तो आपको बोलने का ही कि हमेशा अपने को स्पेशल रिजोल्यूशन तो ऑब्टेन करना ही करना पड़ेगा। कंपनी यूजुअली गो फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एज इट इज नॉट ओनली लेस टाइम कंज्यूमिंग बट ऑल्सो इन्वॉल्व्स लेस पेपर वर्क एंड फॉर्मेलिटीज। उन्होंने बाद में क्या बोला कि जब भी कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में जाना क्यों पसंद करती है, पहली बात तो बहुत फास्टली प्रोसेस हो जाती है, सेकेंडली उसका पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा कम होता है। इन नटशेल हमारा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या है, कंपनी जब भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफर करने वाली है सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को प्रेफरेंशियल बेसिस पे, उस चीज को बोला जाएगा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। पक्का, जनरली ऐसी टाइप की सिक्योरिटीज किसको इशू करती है, हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, प्रमोटर्स को और वेंचर कैपिटलिस्ट को उसको इशू करेंगे। सेकेंडली उन्होंने क्या बोला, इसके अंदर कंसिडरेशन सामने वाले को कैश में पे करना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, इनके पास में कोई वोटिंग राइट नहीं आएगा, इनके पास में स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू अपने को शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये काय को पड़ता है, ऐसी वाली मेथड्स काय को पड़ती है, बिकॉज इसके अंदर टाइम तो कम लगता ही लगता है, इसके अलावा उसके अंदर पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा कम रहता है। वाई ऐसा पेपर वर्क कम कैसे करेगा, पहली बात समझो आप, जब भी कंपनी whenever a company issue shares whenever company issue shares to public, उसके अंदर कंपनी को पहले प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस में से आधे लोग तो प्रोस्पेक्टस को पढ़ेंगे, कोई पढ़ेगा नहीं, फेंक डालेंगे, कुछ भी करेगा, लेकिन पढ़ेगा नहीं, इतना पेपर वर्क वो हो गया। कुछ लोग हमारे पास में शेयर्स में उसके बेसिस पे एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके बैंकर को देंगे, मर्चेंट बैंकर को देंगे, वो मर्चेंट बैंकर हमारे पास में पूरे डॉक्यूमेंट्स आगे फॉरवर्ड करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट करेंगे, फिर इनको शेयर्स अलॉट करेंगे। ये फालतू का मस्ती मजाक नहीं होना, बोले स्ट्रेट बेसिस पे कुछ लोगों को अपन शेयर्स ऑफर करेंगे, बाकी नो बकवास, फालतू के लोगों को अपन देंगे ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है हमारा फोर्थ मेथड भी, जो मेरे उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे को क्या नाम रहेगा उसका, आप बताओ, बोला क्या नाम है उसका। एक तो राइट इशू है, एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, उसका मेन हेड क्या है, हाँ प्राइवेट प्लेसमेंट उसका ऑफर है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर दो बच्चे आते हैं, एक है राइट इशू, दूसरा है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है हमारा एक टॉपिक कंप्लीट, मतलब यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स किसको किसको इशू करते हैं, टोटल 4 लोगों को इशू करते हैं, पब्लिक को इशू करेंगे, एम्प्लॉयज को इशू करेंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करेंगे और
प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू हम शेयर्स को ऑफर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना अपन अलॉटमेंट ऑफ शेयर देखेंगे। बेटा देखो ये पर्टिकुलर चैप्टर ना टोटल 3-4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहले था इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स मतलब हमने शेयर्स इश्यू करवाए थे, उसके बदले में पब्लिक हमारे पास में एप्लीकेशन करेंगे, उसका हम फिर अलॉटमेंट करने वाले हैं। फिर आखिरी में हम उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू करेंगे और उसके बाद में उनका ट्रांसफर और ट्रांसमिशन वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, मतलब ये 4 पार्ट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है और बहुत लॉजिकल है। मतलब अगर आपके माइंड में प्रोसेस क्लियर है ना तो आपको डिफिकल्टी नहीं जाएंगी लर्न करने के अंदर। ठीक है, इसके आने वाले जो आगे के टॉपिक है सिंपलेस्ट टॉपिक है। सिंपलेस्ट मतलब वो चैप्टर की सिर्फ लेंथ तो बड़ी है लेकिन कंटेंट बहुत ज्यादा सिंपल है। पक्का? यस। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों प्लीज इसको डेली डेली बेसिस पे ना आप लर्न करते जाओ, लिखते जाओ, बिकॉज इतनी सारी एट द एंड इतनी सारी प्रोसीजर हो जाती है ना, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज हो जाती है ना, कभी कभी कोई पॉइंट मेरे माइंड से भी स्किप हो जाता है, सीरियसली हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये पर्टिकुलर चैप्टर्स को डेली डेली साथ साथ में करते जाओ सो दैट आपको एट द एंड आपको ज़्यादा हेडेक ना रहे पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करने का। ठीक है, सो लेट्स एंड दिस लेक्चर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। वी विल मेट इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।